जय वीर बालाजी। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज़ाद की कहानियां यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों यहां पर मैं नई नई डरावनी कहानियां लेकर आता रहता हूं, भूत प्रेत से रिलेटेड कहानियां लेकर आता रहता हूं। अगर आप सब लोगों को ऐसी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर रोज़ नई कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है मुर्दे की गवाही। कहानी सुनाने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। प्रस्तुत घटना भारत देश के महानगर बम्बई से संबंधित है। सन 1970 ईस्वी में 27 मार्च की रात की बात है। मौसम साफ था, हवा में हल्की नमी थी। धारावी के सब इंस्पेक्टर अरुण खोत थाने में बैठे किसी केस की फाइल पढ़ रहे थे। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। सब इंस्पेक्टर अरुण खोत को यूं एकाएक मौसम के बिगड़ जाने से थोड़ी हैरत तो जरूर हुई, किंतु वह अपनी हैरानगी को नज़रअंदाज कर पुनः अपने काम में जुट गया। समुद्र किनारे बसे बम्बई शहर में अचानक खिलती धूप में बदलियों का आ जाना और वर्षा हो जाना आम बात है। अरुण खोत ने भी मौसम के बदलते मिजाज का यही सोचकर कोई नोटिस नहीं लिया था। सहसा लाइट गुल हो गई, चारों तरफ नीम अंधेरा छा गया। अरुण ने अपने मातहत को रोशनी करने का आदेश दिया। तभी थाने में तूफानी हवाओं के साथ एक साय ने प्रवेश किया। अपने कक्ष के खुले दरवाजे से नजर आते साय को देखकर अरुण चौंका। आगंतुक की चाल बड़ी अजीब थी, मानो कोई नींद में सोता हुआ चल रहा हो या फिर वह कोई मशीनी पुतला हो। उसके कदमों में जरा भी आहट न थी और न ही उसकी चाल उसके शरीर से मेल खा रही थी, जैसे कोई मुर्दा सीधा कब्र से उठकर चला आया हो। कौन है? अरुण ने पूछा। उसी पल आसमान में जोरों से बिजली चमकी। एक पल के लिए अरुण ने आसमान में चमकती बिजली की रोशनी में आगंतुक के चेहरे की झलक देखी। आगंतुक 30-32 वर्षीय कोई युवक था। अरुण के प्रश्न का युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा अरुण के समक्ष जा पहुंचा और बोला, इंस्पेक्टर साहब। उसकी आवाज़ बड़ी ही विचित्र थी, जैसे खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है। कुछ ऐसी ही आवाज़ थी उसकी। मुझे एक कत्ल की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवानी है। सब इंस्पेक्टर चौंका और अपना लाइटर जलाकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। हत्या जैसे जघन्य अपराध की रिपोर्ट लिखवाने आए शख्स का चेहरा अपेक्षा के विपरीत शांत था। हालांकि आगंतुक ने अभी तक यह नहीं बताया था कि हत्या किसकी हुई है और हताहत का उससे क्या संबंध है, किंतु अरुण खोत एक पैनी नज़र वाला इंस्पेक्टर था। अगर किसी के संबंधी की हत्या हो अथवा किसी अनजान की, मगर रिपोर्ट लिखवाने आने वाले के चेहरे पर भय, घबराहट तथा बदहवासी के भाव अवश्य होते हैं, किंतु यहाँ तो मामला ही उल्टा था। वह अभी तक खड़ा था, बाहर रह रहकर बिजली चमक रही थी। अरुण ने उसे बैठने का इशारा किया और अपने मातहत को पुनः पुकार कर कहा, मोमबत्ती से रोशनी करो। प्रतिक्रिया में तुरंत एक कांस्टेबल जली हुई मोमबत्ती लेकर हाजिर हुआ। मोमबत्ती की रोशनी में अरुण ने आगंतुक को गौर से देखा। उस युवक के चेहरे पर मुर्दनी छाई थी, मानो जिस्म में खून ही न हो। आंखें अंदर धंसकर खौफनाक लग रही थी। अरुण ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रप्पा। कहाँ रहते हो? संतोष सदन के फ्लैट नंबर C23 में। किसकी हत्या हो गई है?
मकान मालिक की। किस समय? अरुण ने सोचा शायद चंद्रप्पा उस फ्लैट में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हो जिसका कत्ल हुआ है 2 सितंबर सन 1969 को। क्या? अरुण चिहुक पड़ा। आज से 6 महीने 25 दिन पहले? जी हाँ। और तुम आज रिपोर्ट लिखवाने आए हो? अरुण के स्वर में रोष झलकने लगा। मैं यहाँ तक आज ही पहुँच पाया हूँ। तुम मकान मालिक के क्या लगते हो? अरुण के दिमाग में पुलिसिया कीड़े गिजबिजाने लगे कि कहीं चंद्रप्पा ने ही तो मकान मालिक का खून न कर दिया हो। अपराध बोध से ग्रस्त होने पर वह इतने दिनों बाद यहाँ आया हो। मैं खुद ही मकान मालिक चंद्रप्पा हूँ। चंद्रप्पा का जवाब सुनकर अरुण खोत का सिर चकरा गया। वह उसे शंका भरी नज़रों से देखने लगा कि कहीं सामने बैठा शख्स पागल तो नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ साहब। अब तो अरुण बड़ा हैरान हुआ। जो शंका उसके मन में उपजी थी वह चंद्रप्पा कैसे जान गया? देखो चंद्रप्पा, अरुण ने सख्ती से कहा, ठीक से बताओ कत्ल किसका हुआ है और किसने किया है। साथ ही यह भी बताओ कि तुम हताहत के क्या लगते हो। मैं सच कह रहा हूँ साहब। चंद्रप्पा का चेहरा स्लेट की तरह सपाट था। मैं अपने ही कत्ल की रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आया हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? अरुण चंद्रप्पा पर झल्ला पड़ा। करीब 7 माह पूर्व जिस शख्स का कत्ल हो चुका हो वह खुद मेरे पास अपनी हत्या की रिपोर्ट लिखवाने आया है। अच्छा मजाक है। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। वही सपाट चेहरा और वही भावहीन स्वर। कोई उत्तेजना नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसने कहा, आपको यकीन नहीं आ रहा है ना कि आज से करीब 7 माह पूर्व मेरी ही हत्या हुई थी? तो मुझे छू कर देखिए, आपको मेरी हकीकत पता चल जाएगी। अरुण खोत को लगा चंद्रप्पा किसी गहरे नशे में है। फिर एक पल के लिए उसके जहन में यह विचार उभरा, कहीं यह वास्तव में मृत चंद्रप्पा की आत्मा तो नहीं है? इस ख्याल ने अरुण की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी सर्द सिहरन भर दी। उसने जल्दी से खुद को संभाला और पूछा, तुम्हें छूने से कैसे तुम्हारी हकीकत का पता चल जाएगा? आप पहले छूकर तो देखिए। चंद्रप्पा के कहने पर अरुण ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसका कंधा छूने का प्रयास किया। मगर ये क्या? अरुण का हाथ उसके कंधे के आर पार हो गया था, मानो उसका शरीर धुएं से बना हो। अरुण का जिस्म भय से कांप उठा। वह जहां का तहां जाम होकर रह गया। जुबान जैसे सुन्न होकर रह गई थी। हवा में नमी थी, मगर फिर भी अरुण खोत का शरीर पसीने से नहा उठा था। अरुण खोत को भयभीत देख चंद्रप्पा के भूत ने कहा, डरो मत इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी का अहित नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो सबसे पहले अपने कातिल से बदला ले लेता। आपके पास नहीं आता। चंद्रप्पा के भूत का दोस्ताना व्यवहार देख अरुण खोत की जान में जान आ गई। वह संभल कर बैठ गया और अंधविश्वास भरे लहजे में उसने पूछा, क्या वाकई तुम मृत चंद्रप्पा हो? पहली बार उसके होठों पर मुस्कुराहट आई और वह बोला, साहब, मेरी आत्मा उसी दिन से भटक रही है, इसलिए आज मैं आपके पास अपनी हत्या की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। रोमांच और विस्मय से भरे अरुण खोत ने कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखने को तैयार हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी हत्या कैसे हुई और किसने की? जवाब में चंद्रप्पा की आत्मा दुखी स्वर में बोली, मैं सीताराम मिल्स में कर्मचारी था। मेरे परिवार में मेरी पत्नी मालती के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मेरी आय से घर का खर्चा आसानी से चल रहा था। मेरी पत्नी मालती
खूबसूरत तो है ही, साथ ही गृहस्थी संभालने में भी निपुण है। मुझे शराब पीने का बहुत शौक था। काम से लौटते समय मैं रोज रास्ते में पड़ने वाले शराब खाने पर शराब पीता और घर आ जाता। रोज ही एक शराब खाने पर शराब पीने जाने के कारण मेरी शराब खाने के मालिक सुबैया से अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मैंने सुबैया के शराब खाने पर इतनी पी ली कि मुझसे अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरी ऐसी हालत को देखकर सुबैया ने कहा, यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही पी गए हो तुम। तुमसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ऐसी हालत में कहीं तुम किसी गाड़ी से न टकरा जाओ। वह मेरे लिए चिंतित था, अतः बोला, आज रात तुम यहीं रुक जाओ चंद्रप्पा। नहीं सुबैया, मैं नशे की हालत में भी अपना घर और बीवी को नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने घर जाऊंगा। सुबैया ने तुरंत अपना शराब खाना अपने साथी के हवाले किया और मुझे ऑटो रिक्शा में लेकर मेरे घर जा पहुंचा। उसी ने मुझे सहारा देकर घर के अंदर पहुंचाया। जब उसने मेरी पत्नी मालती को देखा तो देखता ही रह गया। बाद में पता नहीं कैसे उसके मेरी पत्नी से अवैध संबंध हो गए। मुझे इसकी खबर ही नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, मिल में काम ज़्यादा बढ़ गया है। आज रात मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करना। मगर उस रात अचानक मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी हो गई और मैं जल्दी ही घर आ गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा छुआ तो लगा दरवाज़ा खुल गया। मैंने सोचा शायद मालती दरवाज़ा बंद करना भूल गई होगी। वास्तव में उस दिन वह दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और मुझे भी उसी दिन अपनी भूल का एहसास हुआ। जिस पत्नी पर मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करता था वह दगाबाज थी। अंदर जाकर मैंने देखा मालती सुबैया एक साथ। मुझे अचानक घर में देखकर दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। मेरी खुद ऐसी ही हालत थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मालती चरित्रहीन है। सुबैया मुझे देखते ही वहां से भाग खड़ा हुआ और मालती मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन उनका छुप छुप कर मिलना बंद नहीं हुआ। सुबैया और मेरे बीच रंजिश पैदा हो गई। मैं उन दोनों के चोरी छुप कर मिलने से अनजान था, पर ऐसे दुष्कर्म छुपाए नहीं छुपते। देर सबेर ऐसे संबंधों का घड़ा चौराहे पर फूटना ही था, सो फूट गया। एक दिन मोहल्ले वालों ने मुझे उनकी हकीकत बता दी। मैं बर्दाश्त ना कर सका और अपने यार दोस्तों के साथ सुबैया के अड्डे पर जा पहुंचा। उस दिन मैंने सुबैया को बहुत मारा। कुछ दिनों बाद सुबैया मुझसे माफ़ी मांगने आया और पछतावे का नाटक करने लगा। मैं उसकी बातों में आ गया। वह 2 सितंबर 1969 का दिन था। वह 2 बजे के करीब मुझसे सीताराम मिल्स में मिलने आया था। उसने मुझे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर आने के लिए कहा। मैंने पूछा, क्यों? आज मैं तुम्हारे और अपने बीच पनपी रंजिश को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें दावत का न्योता दे रहा हूँ और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। आओ मेरे साथ ही चलो। मैं उसके साथ चल दिया। स्टेशन से टैक्सी करके हम दोनों धारावी रोड पर जैस्मिन मिल्स गए। वहीं सुबैया का शराब खाना था। वहाँ हमने रात के 1 बजे तक शराब पी। उसने मुझे बातों ही बातों में इतनी पिला दी थी कि मैं अपने स्थान से उठने योग्य नहीं बचा था। जब मैं नशे में धुत हो गया तब सुबैया का रवैया अचानक बदल गया। उसने न जाने कहाँ से लंबे फल वाला छुरा निकाल दिया और बोला, चंद्रप्पा, आज तेरा खेल खत्म हो गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही उसने मेरे पेट
और छाती पर छुरे से कई वार किए। मेरी तत्काल मृत्यु हो गई। फिर उसने मेरी लाश को जैस्मीन मिल्स के गेट नंबर 1 के सामने पाइप लाइन में डाल दिया। मेरी आत्मा सब देख रही थी, किंतु मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मेरी लाश आज भी सड़ी गली हालत में वहीं पड़ी है। चंद्रप्पा का भूत अपने कत्ल की रिपोर्ट लिखवाकर गायब हो गया। अरुण खोत फटी फटी नज़रों से खाली कुर्सी को देखता रह गया। 27 मार्च 1970 की शाम के बाद थाना धारावी में खुद मृतक चंद्रप्पा नायर के भूत ने आकर अपनी हत्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाई थी। मृतक ने सब इंस्पेक्टर अरुण खोत को अपनी हत्या का पूरा ब्यौरा और लाश के पाए जाने का स्थान बताने के अलावा यह भी बता दिया था कि हत्यारा कौन है। सब इंस्पेक्टर अरुण खोत ने मृतक द्वारा लिखाई रिपोर्ट के साथ अपना बयान संलग्न कर अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ब्यौरा पेश कर दिया। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने उस ब्यौरे को देखा तो हतप्रभ रह गए। उन्होंने विस्मित नज़रों से अरुण को देखा और मृतक की लाश बरामद करने के आदेश दिए। अरुण खोत 4 सिपाहियों के साथ जैस्मीन मिल्स पहुंचा और वहां से गवाह के रूप में मिल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर गेट नंबर 1 के सामने आ गया। वास्तव में पाइपलाइन की टंकी में एक कंकाल मौजूद था, जिसका दायां पैर पानी के बहाव में बह गया था। महाराष्ट्र पुलिस की फॉरेंसिक लेबोरेटरी के रिपोर्ट के अनुसार कंकाल की खोपड़ी के चित्र को मृतक की फोटो के साथ सुपरपोज किया गया तो हकीकत सामने आ गई। वह कंकाल चंद्रप्पा का ही था। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की आयु 32-33 वर्ष के करीब थी। उसके जबड़े में 2 दांत कम थे तथा बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी, जिसके बारे में रिपोर्ट में लिखा था कि मरने से कुछ समय पूर्व वह जुड़ी थी। अरुण खोत संतोष सदन जा पहुंचा। वहां से पूछताछ में जो उसे पता चला वह सब चंद्रप्पा पहले से ही उसे बता चुका था। एक तरह से चंद्रप्पा के बयान की जांच हो गई थी। चंद्रप्पा की विधवा पत्नी मालती थी। उससे जब चंद्रप्पा के टूटे दांत तथा बाएं पैर की टूटी हड्डी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, एक दुर्घटना में उनके 2 दांत तथा बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। बड़ी ही अजीब बात थी। सुबैया और मालती एक दूसरे के लिए इतने पागल थे कि उन्होंने एक बार साथ भागकर कहीं बस जाने का इरादा भी किया था। मालती अपने शराबी पति से परेशान थी, मगर दारू का अड्डा चलाने वाले सुबैया के प्रति उसका बेहद आकर्षण था। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के व्यापक संबंध होते हैं। सुबैया के भी थे, तभी तो उसने हत्या करने जैसा जघन्य अपराध किया और लाश भी छुपा दी। अगर चंद्रप्पा की आत्मा अपनी हत्या का खुद का ब्यौरा न देती तो चंद्रप्पा की लाश कभी बरामद न हो पाती। मालती ने अरुण खोत को यह भी बताया कि उसका पति 2 सितंबर सन 1969 से लापता है। अरुण खोत ने 6 अप्रैल सन 1970 में सुबैया को बाकायदा न्यायिक हिरासत में लेकर आरोप पत्र के साथ एक कंकाल की बरामदगी दिखाई। यूं तो सुबैया को कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, मृतक की बेवा मालती के बयान तथा जांच पड़ताल के आधार पर मार्च माह के अंत में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। थोड़ी मार पिटाई के बाद पुलिस सुबैया का मुंह खुलवाने में भी कामयाब हो गई थी। उसने करीब करीब वही सब बताया था जो पुलिस को पहले से ही मालूम था, मगर ठोस आधार न होने के कारण सुबैया को 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में नहीं लिया जा सका।
गिरफ्तारी के बाद 29 अप्रैल को सुबैया को आर्थर रोड की जेल में भेज दिया गया। बचाओ बचाओ! जेल की एक बैरक में बंद सुबैया चिल्लाने लगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो चंद्रप्पा। वह चीखे जा रहा था और उसके साथी कैदी दीवार से चिपके हुए भयभीत अवस्था में सुबैया को चीखते हुए देख रहे थे। वह 5 जुलाई सन 1970 का दिन था। रात के 10:30 बजे थे जब अचानक ही सुबैया जमीन पर लेटने लगा था। उसका बदन ऐसे दहल रहा था मानो कोई उसे बुरी तरह मार रहा हो। उसकी चीखों पुकार पर सिपाही दौड़े हुए आए। सिपाहियों को देखकर वह चिल्लाने लगा, मुझे बचा लो, वरना चंद्रप्पा का भूत मेरी जान ले लेगा। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। सिपाही सुबैया को जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ होश में आने पर सुबैया ने थर-थर काँपते हुए सारी घटना डॉक्टरों को सुना दी। उसके शरीर पर विचित्र तरह की खरोंचें थीं, जैसे नुकीले नाखूनों से उस पर प्रहार किया गया हो। कहीं भी लाठी, बेंत या अन्य हथियार के निशान नहीं थे। स्वस्थ होने पर सुबैया को पुनः जेल भेज दिया गया। 13 जुलाई सन 1970 की रात अचानक सुबैया हलक फाड़कर चीख पड़ा। उसकी चीख पर सारे कैदी जाग गए। कैदियों ने जो दृश्य देखा वह उन्हें कपकपा देने के लिए काफ़ी था। सुबैया जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सिर से खून बह रहा था। तभी सुबैया का जिस्म हवा में उछला और फर्श पर आ गिरा। वह मुंह के बल गिरा था। फिर तो उसकी चीखों पुकार से पूरी जेल दहल गई। उसकी पीठ पर अज्ञात प्रहार हो रहे थे। किसी कैदी में इतना साहस न हुआ कि आगे बढ़कर सुबैया की मदद कर सके। सभी भयभीत नजरों से उस भयावह दृश्य को देख रहे थे। जब वह बेहोश हो गया तभी उस पर होने वाले प्रहार रुक गए। बाद में जब उसकी पीठ देखी गई तो उस पर ऐसे घाव बने थे मानो किसी भारी मूसल से उसे पीटा गया हो। फिर 23 जुलाई सन 1970 को सुबैया जेल की कोठरी में मृत पाया गया। उसके मुंह तथा नाक से खून बह रहा था, किंतु जिस्म पर ताज़ा जख्म का एक भी निशान न था। लाश का पोस्टमार्टम होने पर पता चला कि सुबैया की मौत अचानक दिल की धड़कन रुक जाने से हुई थी। हकीकत सबको मालूम था कि सुबैया को चंद्रप्पा के प्रेत ने मारा है। चंद्रप्पा ने सुबैया से अपनी हत्या का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।